Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 19, the United Nations. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with the Economic and Social Council. बेटा जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है उसमें 54 इलेक्टेड मेंबर्स हैं, ठीक है, जिन्हें इलेक्ट किया जाता है 3 years के लिए। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है उसे इलेक्ट किया जाता है पूरे 3 सालों के लिए। और इलेक्ट कौन करता है? जनरल असेंबली। अभी कितने मेंबर होते हैं उसमें? 54। इतनी बातें याद रखेंगे आप कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में 54 मेंबर्स होते हैं जो जनरल असेंबली से इलेक्ट होके आते हैं पूरे 3 साल के लिए। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भैया ये इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का? वो है कि पूरी दुनिया को फ्री कर दें हम वांट से। ठीक है, फ्री फ्रॉम वांट मतलब देखो जो कुछ बेसिक नीड है वो लोगों की इस तरीके से पूरी हो जाए कि हमें उन बेसिक चीज़ों के बारे में सोचना ना पड़े। रोटी कपड़ा मकान मतलब इतना हर व्यक्ति को मिल जाए कि वो कम से कम अपने जीवन को प्रॉपर तरीके से जी सके, है ना। तो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल का काम है कि पूरी दुनिया को फ्री कर देना वांट से। बेटा ये जो वर्ड वांट है इसका मतलब होता है इच्छाएं, बेसिक जो इच्छाएं है ना, तो वो लोगों की पूरी हो जानी चाहिए। अब इसको करने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा? तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा, सोशल प्रोग्रेस करनी पड़ेगी मतलब हमारा समाज प्रोग्रेस करे, और इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो क्योंकि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी। हर व्यक्ति के पास काम होगा तो उसे सैलरी मिलेगी तो उसकी इच्छाएं वो पूरी कर पाएगा। टू क्रिएट अ स्पिरिट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, इस तरीके से एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, इस तरीके से काम किया जाए कि हर कंट्री में हर व्यक्ति ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करे। जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जिन्हें हम ह्यूमन राइट्स कहते हैं, हर व्यक्ति हर कंट्री में ऐसा सोचे कि भाई मुझे इसके ह्यूमन राइट्स को रेस्पेक्ट करना है। अच्छा बेटा, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हमारी सोसाइटी में है, जो हमें हमारी नीड्स हमारी वांट्स को पूरा करने में रोकती हैं, उन्हें समाज से ख़त्म करना पड़ेगा। तो obvious सी बात है हम एक ऐसे ट्रैक पे आ जाएंगे कि जहाँ हमें हमारे वांट्स के लिए सोचना ज़रूरी नहीं लगेगा, वो अपने आप ही पूरा हो जाएगा। वो है कि अगर हम हेल्थ की प्रॉब्लम को सुधार लें, इलिटरेसी असाक्षरता को ख़त्म कर दें, ड्रग्स ड्रग्स एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा। आज हमारा यूथ बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, उसे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, पर अल्टीमेटली वो एक ऐसे गड्ढे में गिर रहा है जिससे उसे कोई बाहर नहीं निकाल सकता। तो हमें कौन सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ध्यान देना है? हेल्थ की प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अच्छे मेडिसिन्स हों, अच्छे आपके पास इंस्ट्रूमेंट हो जिससे आप बहुत ही अर्ली स्टेजेस में जो इलनेस है उसको डायग्नोस कर पाएँ। इलिटरेसी मतलब असाक्षरता को ख़त्म करना है, कंप्लीट लिटरेसी लेके आना है कंट्री में। ड्रग्स नहीं लेना है बच्चों ने, बड़ों ने, किसी को भी नहीं लेना है, पर स्पेशली यूथ को तो बिल्कुल नहीं लेना है। एम्प्लॉयमेंट सबके पास हो। इवन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे सिर्फ इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या 1, 2, 3 कंट्री नहीं लड़ रही हैं, हर कंट्री में ये बेसिक प्रॉब्लम है, स्टेटस ऑफ वीमेन। औरतों के स्टेटस को सुधारना है, हेल्थ स्टेटस को सुधारना है, इलिटरेसी को ख़त्म करना है, ड्रग्स को ख़त्म करना है, या हमारे लोगों को इस तरीके से अवेयर कर देना है कि वो ड्रग्स ना लें और सबके पास एम्प्लॉयमेंट हो। अब बेटा इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के पास एक और बहुत बड़ा काम होता है। वो काम होता है जितनी भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WHO भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यूनिसेफ, ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। इन सब में जो भी काम हो रहा है उस काम का सुपरविजन भी कौन ही लेता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो सुपरविजन का काम भी बहुत बड़ा है जो कौन करता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब हम पढ़ेंगे ट्रस्टीशिप काउंसिल को। ट्रस्टीशिप काउंसिल ये क्यों बना था बच्चा? इसके बनने के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न था कि बेटा ये वो पर्टिकुलर टाइम था जब तक मैक्सिमम
वर्ल्ड के पार्ट पे किसी ना किसी का कंट्रोल हुआ करता था। जैसे इंग्लैंड इंडिया को भी कंट्रोल करता था, साउथ अफ्रीका को कंट्रोल करता था, कनाडा को कंट्रोल करता था, ऑस्ट्रेलिया को कंट्रोल करता था, या फ्रेंच वियतनाम को कंट्रोल करता था। जर्मनी फ्रेंच की बहुत सारी कॉलोनीज अफ्रीका में थी। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाने के पीछे मेजर मोटिव था कि वो सारी टेरिटरीज जो कहीं ना कहीं फॉरेन रूल के अंदर हैं, उन्हें हमें हेल्प करना है सो दैट दे कैन अटेन सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, अब मतलब इन लोगों को यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एक काम और सूझा, और वो काम ये था कि हमें जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कॉलोनियल रूल है, फॉरेन रूल है, अब उन कंट्रीज़ को आज़ाद करवाना है, उनमें सेल्फ गवर्नमेंट की व्यवस्था करवानी है। मतलब उनको इस तरीके से खड़ा कर देना है कि वो अपने आप को खुद गवर्न कर सके। ऑल ट्रस्ट टेरिटरीज, और जितनी भी टेरिटरीज थी जो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट थी, जिनके ऊपर कॉलोनियल रूल था, फॉरेन रूल था, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव किया थ्रू ट्रस्टीशिप काउंसिल। और ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था कब? 1994 में। ट्रस्टीशिप काउंसिल सस्पेंडेड ऑपरेशन in 1994। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? साउथ अफ्रीका भी इस पर्टिकुलर टाइम तक बिल्कुल आज़ाद हो गया कॉलोनियल गवर्नमेंट से। वहाँ पर वाइट और ब्लैक स्मूथली साथ में रहने लगे। सो आफ्टर 1994 ट्रस्टीशिप काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि अब कोई कंट्री बची ही नहीं थी जिसके ऊपर कॉलोनियल रूल हो या फॉरेन रूल हो। अब हम पढ़ेंगे बच्चा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम समझ में आ गया आप लोगों को कि ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया ही उन कंट्रीज़ के लिए था जिनके ऊपर कॉलोनियल रूल था या फॉरेन रूल था, उन्हें आज़ाद कराना इनका एम था। 1994 तक ये अपना काम पूरा कर चुका था, इसीलिए इसे 1994 में सस्पेंड कर दिया गया। नाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ICJ, इसमें 15 जजेस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। 15 जजेस को इलेक्ट किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये इलेक्ट करने का काम कौन करती है? जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। दो लोगों के पास ये पावर होती है कि इन 15 जजेस को नियुक्त करें, सिलेक्ट करें डिफरेंट कंट्रीज से। कौन कौन बच्चा? जनरल असेंबली करती है ये काम और सिक्योरिटी काउंसिल करता है। हर जज का टर्म 9 ईयर का होता है। तो पहली बात तो पूछा जाएगा 1 मार्क क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं, तो बताना 15। कौन सिलेक्ट करता है? तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। क्या टर्म होता है उन जजेस का? तो 9 ईयर। नो टू जजेस कैन बी फ्रॉम सेम कंट्री। और ये जो 15 जजेस आएंगे इनमें से कोई भी दो लोग एक कंट्री से नहीं आ सकते। मतलब जैसे एक इंडिया से गया तो एक नेपाल से, एक जर्मनी से, तो एक फ्रांस से। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जर्मनी से दो या इंग्लैंड से दो या यूएसए से दो, ऐसा नहीं होगा। हर कंट्री से एक ही मेंबर आएगा, और हर कंट्री से नहीं आ सकता क्योंकि 194 कंट्रीज हैं, यहाँ पर 15 जजेस हैं। तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली बताती है कि भाई किस किस कंट्री से जजेस आएंगे। मेन फंक्शन क्या होता है इस कोर्ट का? देखो बेटा, जो मेंबर नेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में, वो जो 193 नेशंस हैं, अगर उनमें कोई डिस्प्यूट होता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इसे सॉल्व कौन ही करते हैं भाई? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस। टू सेटल डिस्प्यूट्स ब्रॉट टू इट बाय मेंबर नेशन जो केसेस लेके आएंगे उन्हें सेटल करेंगे। कौन? हमारे 15 जजेस। देखो बेटा, ये डिस्प्यूट तो सेटल करता ही है मेंबर नेशंस के बीच में, साथ ही साथ ये एक काम और करता है कि ये लीगल एडवाइस देता है अपने ऑर्गन्स को। यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ऑर्गन हैं, भले वो ट्रस्टीशिप काउंसिल हो, सिक्योरिटी काउंसिल हो, सेक्रेटेरिएट हो, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो, उन सबको अगर किसी मैटर में कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो देना भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ही काम है। जितने भी मैटर्स डिसाइड किए जाते हैं कहाँ पर? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो सारे के सारे इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के 15 जजेस जब बैठेंगे तो अपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कानून ले आएंगे, कुछ भी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म जनरेट कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए भी इन्हें किसको देखना पड़ता है? इंटरनेशनल लॉ को देखना पड़ता है, और उस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही वो अपना डिसीजन देते हैं। ठीक है, तो जितने भी मैटर्स होंगे वो डिसाइड होंगे अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस
हेग में है। हेग कहाँ पर है बच्चा? नेदरलैंड्स। नेदरलैंड्स को पहले क्या कहते थे? हॉलैंड। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई हैं? नेदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड। ठीक हुई बात। हेग कहाँ पर है? नेदरलैंड में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ सिचुएटेड है? हेग में। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। न्यू नेम ऑफ हॉलैंड, नेदरलैंड्स। ओल्ड नेम ऑफ नेदरलैंड्स, हॉलैंड। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड है? हेग। क्या डिफरेंट कंट्रीज के जजेस अकॉर्डिंग टू देयर लॉज डिसीजन दे सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ही इन्हें चलना पड़ेगा। ये है भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पर है? हेग, नेदरलैंड्स में। अब हम पढ़ेंगे सेक्रेटेरिएट को। तो जो सेक्रेटेरिएट होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है। जितना भी काम एडमिनिस्ट्रेशन का होता है वो सेक्रेटेरिएट ही देखता है। इससे हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जो कि 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है। और इलेक्ट करने वाला ऑर्गन कौन सा है? जनरल असेंबली। सो डियर स्टूडेंट्स, डू रिमेंबर, जो सेक्रेटेरिएट होता है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन होता है यूनाइटेड नेशंस का। इसको हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल। और सेक्रेटरी जनरल को कौन चुनता है? जनरल असेंबली। कितने टाइम के लिए? फॉर द पीरियड ऑफ टाइम यूज। 5 ईयर का टर्म होता है सेक्रेटेरिएट का, मतलब सेक्रेटरी जनरल का। सेक्रेटेरिएट का नहीं, ये तो एक पूरा बॉडी ही है। सेक्रेटरी जनरल का जो टर्म होता है वो 5 साल होता है। अब ये जो बॉडी है बच्चा, जिसे हम सेक्रेटेरिएट कहते हैं, इसमें बहुत बड़ा स्टाफ होता है, बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ को बिलोंग करते हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ जितनी भी होती हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की, वो कैरी यहीं पर की जाती हैं, उनमें काम यहीं पर होता है। कहाँ पर? सेक्रेटेरिएट में। इसीलिए इन्हें एक बहुत बड़े स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है। जो स्टाफ होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है सिक्योरिटी गार्ड्स, फोटोग्राफर्स, इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स मतलब किसी चीज़ के रिगार्ड में कुछ बताने के लिए। बेटा यहाँ पर इंटरप्रेटर्स का मतलब है कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को, स्पीचेस को डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दें, उन्हें कहा जाता है इंटरप्रेटर्स। मतलब मैंने स्पीच अगर हिंदी में दी पर वहाँ पर उसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो जो ट्रांसलेट करने का काम करेगा उसे क्या कहेंगे? इंटरप्रेटर्स। ठीक है। तो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए बहुत सारे वर्कर्स चाहिए होते हैं, तो इस ऑर्गन में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जिनके अंदर इंटरप्रेटर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स और फोटोग्राफर्स भी आते हैं। अब हम देखेंगे इंडिया एंड द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया वो कंट्री है बच्चा जिसने यूएन चार्टर को साइन किया था 1945 में। जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तब हम आज़ाद नहीं हुए थे, तब भी हमने जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर था उसे साइन किया था। इसलिए हम बोल सकते हैं कि फाउंडर मेंबर है हमारा इंडिया यूनाइटेड नेशंस का। मतलब देखो 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बन रहा था तो उसके वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर हम भी थे। हमने यूएन चार्टर को साइन किया है, इंडिया ने एक्सेप्ट किया है जितने भी आइडियल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के उन सबको। और भाई वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में, वर्ल्ड यूनिटी को प्रमोट करने में एक सिग्निफिकेंट रोल रहा है किसका? इंडिया का। मतलब हमने जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ वहाँ यूनाइटेड नेशंस को हेल्प किया है, भले वो पोलियो वैक्सीनेशन के रूप में हो, यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के फॉर्म में हो। तो इंडिया ने सारे आइडियल्स को एक्सेप्ट किया है यूनाइटेड नेशंस की, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वर्ल्ड पीस को प्रमोट करने में, यूनिटी को प्रमोट करने में। इंडिया ने सपोर्ट किया है फ्रीडम मूवमेंट्स को ऑफ अदर नेशंस। ठीक है। जितनी भी अंडर प्रिविलेज्ड कंट्रीज थी उनको हेल्प किया है, डिफरेंट नेशंस को हेल्प किया है, सो दैट दे कैन गेन फ्रीडम। ठीक है। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी 1947 के बाद भी जो इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो इंडिया ने जब तक संभव हुआ उनकी हेल्प की, सो दैट दे कैन बी इंडिपेंडेंट कंट्रीज। हमने अंडर प्रिविलेज कंट्रीज को भी हेल्प किया है। इंडिया ने सपोर्ट किया है फ्रीडम मूवमेंट को। कौन कौन सी कंट्रीज में? देखो अब मैंने ये तो बोल दिया कि उस टाइम तक बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने फ्रीडम को अचीव नहीं किया था, तो अब वो कंट्री के नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो वो कंट्रीज के नेम है इंडोनेशिया, अंगोला, बांग्लादेश, लीबिया, मलेशिया, तुनीशिया, घाना, मोरक्को, अल्जीरिया। ठीक कोई बात। तो इंडिया ने सपोर्ट किया है फ्रीडम मूवमेंट को। कहाँ कहाँ पर? इंडोनेशिया में, अंगोला में, बांग्लादेश में, लीबिया में, मलेशिया में, तुनीशिया, घाना, मोरक्को और अल्जीरिया में। ठीक कोई बात। बेटा देखो टाइम टू टाइम इंडिया ने हेल्प किया है सिक्योरिटी काउंसिल को उसके एक्सपांशन में। ठीक है। इंडिया ने हमेशा हेल्प की है कि सिक्योरिटी काउंसिल एक्सपांड हो, नए नए मेंबर उसमें जुड़े, और इसने नए मेंबर्स को जोड़ा है यूनाइटेड नेशंस के साथ। इंडिया ने सपोर्ट किया है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को इनटू यूएन
इन 1971 इंडिया का फर्म सपोर्ट रहा है कि जिससे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बन जाए। कब बना ये? 1971 में। तो हमने चाइना को हेल्प किया है यूनाइटेड नेशंस में एंट्री लेने में 1971 में। फिर इंडिया ने पूरी तरीके से जो साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, अपार्थीड, अपार्थीड इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना। तो जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में होता था उसको इंडिया ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपोज किया है, ठीक है। तो हमारा क्या लेना देना साउथ अफ्रीका से बेटा, फिर भी हमने साउथ अफ्रीका को हेल्प किया है जिससे वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो, अपार्थीड ख़त्म हो जाए, ठीक है। इट मीन्स हम सबकी भलाई के बारे में सोचते हैं। इंडिया यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें भी बहुत एक्टिव रहता है। इंडिया पार्ट रहा है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के, वो ऑपरेशंस जो पैलेस्तीन में हुए हैं, सिप्रस में हुए हैं, कॉन्गो में हुए हैं, कंबोडिया, सोमालिया, बॉस्निया। तो बेटा यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस जो कहाँ कहाँ हुए, पैलेस्तीन, सिप्रस, कॉन्गो, कंबोडिया, सोमालिया, बॉस्निया, वहाँ पर इंडिया कंधे से कंधा मिला के चला है यूएन के पीस कीपिंग फोर्सेस के साथ, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा लोगों का जो क्या बोलते हैं शोल्डर्स जो हैं वो पीस कीपिंग फोर्सेस में अपने आप को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, जो यूनाइटेड नेशंस की साइड से पीस कीपिंग के लिए काम करते हैं। वो कहाँ कहाँ गए? पैलेस्तीन गए, सिप्रस गए, कॉन्गो गए, कंबोडिया गए, सोमालिया गए। इंडिया बेटा हमेशा से बिलीव करता था डिसआर्मामेंट में। डिसआर्मामेंट मतलब कि भाई आपको जितने भी आर्म्स हैं उन्हें कम करना है, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं कभी भी बॉम्ब उठाओ और इसके उसके ऊपर फेंक दो। तो इंडिया हमेशा से बिलीव करता रहा है कि डिसआर्मामेंट होना चाहिए। इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है बच्चा डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस में। डिसआर्मामेंट कॉन्फ्रेंस मतलब जब वहाँ सारे लोग बैठ के बात करेंगे कि हम सबको हमारे आर्मामेंट्स को, हमारे वेपन्स को कम करना है, तो उसमें इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा। और जो कॉन्फ्रेंस हुई डिसआर्मामेंट के ऊपर उसमें उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। बेटा मैं इस पॉइंट को समझाऊं उसके पहले यहाँ पर एक वर्ड लिखा है ट्रूस, इसका मीनिंग होता है युद्ध विराम। कौन सा युद्ध विराम? इंडो चाइना। अब यहाँ पे इंडो चाइना ना इंडिया के लिए स्टैंड करता है ना चाइना के लिए स्टैंड करता है। ये इंडो चाइना लिखा है फ्रेंच वर्सेस वियतनामीज के लिए। वियतनाम एक कंट्री है जो इंडिया के ईस्ट में है। आप लोगों ने सुना होगा लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, वही वाला वियतनाम है ना। तो उस वियतनाम के ऊपर कंट्रोल कर लिया था फ्रेंच ने, और इसी वजह से फ्रेंच और वियतनामीज लड़ रहे थे 1954 में। पर नाम क्या दे दिया? इंडो चाइना। पता नहीं क्यों दे दिया। इंडिया चाइना क्या अपना खुद कम लड़ते हैं कि आप दूसरी कंट्रीज में लड़ने को भी इंडो चाइना नाम दे रहे हो? चलो ठीक है, दे दिया तो दे दिया। 1954 में ये आपस में लड़ रहे थे, और इसीलिए उस पर्टिकुलर टाइम में इस युद्ध विराम को सुपरवाइज करने के लिए इंडिया को अपॉइंट किया गया एज चेयरमैन ऑफ द कमीशन। ठीक है बात। जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो इंडिया ने न्यूट्रल स्टैंड रखा। ना ही तो हम वॉरसॉ पैक्ट के साथ गए, ना ही तो नेटो के साथ गए, और हमने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को अडॉप्ट किया। रशिया ने बना लिया था वॉरसॉ पैक्ट, नेटो बना लिया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, और दोनों ही हमें बोल रहे थे हमारे साथ ज्वाइन करो, हमारे साथ ज्वाइन करो। पर हमने क्या बोला? नो, हम न्यूट्रल रहेंगे, ना ही तो प्रो यूएसए ना ही तो प्रो रशिया, हम दोनों को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रन करेंगे। और इस वजह से जो दो सुपर पावर्स थी रशिया एंड यूएसए, उनके बीच में जो टेंशन होती उसको थोड़ा सा इन्होंने कम कर दिया। बेटा इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस लाने में। जैसे ही कोरिया में हॉस्टैलिटीज़ ख़त्म हुई 1953 में, बहुत सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को इन्होंने वापस किया करवाया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर का मतलब क्या होता है? जब युद्ध के टाइम पे जिन लोगों को बंदी बना लिया जाता है, जिन शोल्डर्स को बंदी बना लिया जाता है, उन्हें हम प्रिजनर्स ऑफ वॉर कहते हैं। रिपैट्रिएशन मतलब वापस लेके आना। तो कोरिया में जैसी हॉस्टैलिटीज़ ख़त्म हुई, वो सारे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस लाने में इंडिया ने भी हेल्प किया। इंडिया अपना मेडिकल मिशन भेजता है, ठीक है। इंडिया सेंटर मेडिकल मिशन एज पार्ट ऑफ यूएन एड। यूएन के एड में इंडिया ने भी अपने मेडिकल मिशन को भेजा जब जब ज़रूरत पड़ी। जब कोरियन वॉर चल रहा था 1950 में, तब भी हमने मेडिकल भेजी। गल्फ वॉर जब चल रहे थे मतलब अरब वर्ल्ड में मुस्लिम से आपस में लड़ रहे थे 1991 में, तब भी हमने मेडिकल मिशन भेजा, अपनी दवाइयाँ वहाँ भेजी। 1915 में भी कोरियन वॉर के टाइम पे भी हमने हमारी दवाइयाँ भेजी।
इंडिया ने बहुत ही एक्टिवली अपना रोल निभाया है यूएन एजेंसीज के काम में हो या यूएन की और कोई एक्टिविटी हो, पीस कीपिंग की बात हो, मेडिकल सेंड करने की बात हो। तो जो इंडिया है उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ यूएन एजेंसी। यूएन एजेंसीज की जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती है उसमें इंडिया एक की या मेन प्लेयर होता है। यूनिसेफ, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब यूएनडीपी, इन सब में बहुत ही एक्टिवली काम करता है हमारा इंडिया। बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में यूनेस्को स्कॉलरशिप के थ्रू। बहुत सारे अफ्रीकन और एशियन स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन ले रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटी में, किसके थ्रू? यूनेस्को की स्कॉलरशिप के थ्रू। मतलब हमारा इंडिया बहुत एक्टिव रहा है शुरू से ही यूनाइटेड नेशंस में। बहुत सारे इंडियंस ने यूनाइटेड नेशंस की डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे काम किया है, उनकी पोस्ट को सर्व किया है। अगर मैं शशि थरूर की बात करूँ तो ये अंडर सेक्रेटरी रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंफॉर्मेशन यूनाइटेड नेशंस में। अंडर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन के, कौन? हमारे शशि थरूर। बहुत अच्छी बुक्स लिखते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं। ही वॉज द ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ इंडिया, ये इंडिया के ऑफिशियल कैंडिडेट थे फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल जब कोफी अन्नन का टर्म ख़त्म होता है। ठीक है, कोफी अन्नन का जब टर्म ख़त्म होता है 2006 में, तो ये क्लोजेस्ट एक बढ़िया कॉम्पिटिटर थे, कौन? शशि थरूर की। इन्हें सेक्रेटरी जनरल बनाया जाना था और ही केम अ क्लोज सेकेंड आउट ऑफ 7 कंटेंडर्स। देखो 7 कंटेंडर्स उस टाइम सेक्रेटरी जनरल के लिए लड़ रहे थे, उसमें सेकेंड आए कौन भाई? हमारे शशि थरूर। अच्छा, शशि थरूर के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जैसे इंडियन ज्यूरिस्ट नागेंद्र सिंह, पीएन राव, जस्टिस पाठक, ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो शशि थरूर को देख लो आप, पीएन राव, नागेंद्र सिंह, जस्टिस पाठक, ये यूएन में अच्छी अच्छी पोजीशंस पे काम करके आए हैं। अब बेटा हमने कैसे यूएन को हेल्प किया ये तो हमने पढ़ लिया, अब यूएन ने कैसे इंडिया को हेल्प किया वो हम पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ने जब जब इंडिया को रिक्वायरमेंट रही है, ज़रूरत पड़ी है, यूनाइटेड नेशंस भी कभी पीछे नहीं रहा। उसने हमें सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, साइंटिफिक मतलब वैज्ञानिक तरीके से, कल्चरल डेवलपमेंट में, हर तरीके से उसने हमारी हेल्प की है, हमारी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए और कल्चरल डेवलपमेंट के लिए। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो इम्प्रूव कर रहा है हमारी पब्लिक हेल्थ को। बहुत सारे डिसीज़ जैसे कि मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम कॉमन भाषा में टीबी भी कहते हैं, और स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों को पूरी तरह एरेडिकेट कर दिया है डब्ल्यूएचओ ने इंडिया से। हम चाइल्ड केयर सेंटर्स के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, किसकी हेल्प से? डब्ल्यूएचओ की हेल्प से। और डब्ल्यूएचओ ने बहुत सारे लोगों को ट्रेन कर दिया है एज मेडिकल पर्सनल। वो स्टूडेंट्स को भी हेल्प करता है हायर एजुकेशन में जाने के लिए, किस से रिलेटेड? मेडिकल से रिलेटेड। डब्ल्यूएचओ स्कॉलरशिप दे रहा है इंडियन स्टूडेंट्स को सो दैट दे कैन परस्यू देयर करियर एज a doctor, as a producer of medicines। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत हेल्प करता है। जो अनफिट तराई रीजन है उत्तराखंड का, उसे कल्टीवेशन के लिए जब फिट बनाया तो उसमें यूनाइटेड नेशंस की बहुत हेल्प लगी। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया को अलग अलग तरीक़ों से हेल्प करता है। जब उत्तराखंड में वो रीजन है जिसे हम तराई रीजन कहते हैं, फुट हिल्स ऑफ हिमालय, है ना, वो अनफिट था, वहाँ पर ना ही तो एग्रीकल्चर हो सकता ना हैबिटेशन, तो उसको रहने लायक, एग्रीकल्चर के लायक बनाने में हमें यूएन ने हेल्प किया। इन्होंने डेजर्ट रीजन जो था राजस्थान का, उसको भी फर्टाइल बनाने में हेल्प की। हमें बताया कि भाई पहले तो आप सॉइल इरोजन के ऊपर काम करो। फिर यहाँ पर शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले राजस्थान में। शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खोले? राजस्थान में। एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन खोला मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन इन सेवरल इंडियन सिटीज़। मतलब बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे बना दिए। जैसे पहला शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है? राजस्थान में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन कहाँ पर है? मुंबई में। इंस्टीट्यूट ऑफ कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड न्यूट्रिशन इन सेवरल इंडियन सिटीज़, बहुत सारी इंडियन सिटीज़ में खोला। 1960s में जो FAO था उसने फ्रीडम फ्रॉम हंगर कैंपेन इंडिया में लॉन्च किया।
फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने 1960 में इंडिया में एक कैंपेन लॉन्च किया, जिस कैंपेन का नाम था फ्रीडम फ्रॉम हंगर। तो फ्रीडम फ्रॉम हंगर किसका कैंपेन था? FAO का था। कहाँ लॉन्च हुआ? इंडिया में। कब? 1960s में। 1960 में। 60s ना बोलना बेटा, 1960 ही बोलना बेटा। इसके अलावा यूनेस्को जो है वो बहुत सारे एक्सचेंज प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराता है, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, स्कॉलर्स के लिए। बच्चों का एक्सचेंज, टीचर का एक्सचेंज, स्कॉलर्स का एक्सचेंज। अंडर टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम कल्चरल कॉन्टैक्ट्स विद अदर कंट्रीज आर प्रमोटेड। जो टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके थ्रू हम कल्चरल कॉन्टैक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज के साथ प्रमोट करते हैं। मतलब हमारा टीचर कहीं बाहर जाएगा, बाहर के टीचर इंडिया में आएंगे, इससे कल्चरल एक्सचेंज तो होगा ही। ठीक हुई बात। एक बात यहाँ पर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लग रही है, वो बिल्कुल लर्न कर लो कि 1916 में FAO ने इंडिया में कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया? फ्रीडम फ्रॉम हंगर, भूख से मुक्ति। बेटा यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। इंडिया जैसी कंट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है एजुकेशन फॉर ऑल। इसी तरीके से ILO ने भी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहाँ पर यूनिसेफ ने कौन सा प्रोग्राम लेके आया है? एजुकेशन फॉर ऑल। ILO ने भी प्रोग्राम लेके आया है किसके लिए? चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए। जो छोटे छोटे बच्चों से हम काम करवाते हैं वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए ILO भी एक प्रोग्राम लेके आया है। बेटा दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो वर्ल्ड लेवल पे फंडिंग का काम करते हैं। एक का नाम है वर्ल्ड बैंक, दूसरे का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो डिस्ट्रक्शन हुआ, उस डिस्ट्रक्शन से रिकंस्ट्रक्शन के लिए की तरफ जाने के लिए हमें चाहिए था पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? इसीलिए बना वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये फाइनेंशियल एड देते हैं। फाइनेंशियल एड मतलब फाइनेंशियली आपकी हेल्प करते हैं 5 ईयर प्लान्स को रन करने के लिए। पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उसमें जितनी भी अगर आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें से कुछ पार्ट रह जाता है तो उस पार्ट को कौन पूरा कर देता था? वर्ल्ड बैंक या IMF। ठीक है। सरदार सरोवर जो प्रोजेक्ट हमने इंडिया में बनाया उसमें IMF ने बहुत हेल्प किया। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वर्ल्ड बैंक है जो हमें 5 ईयर प्लान्स में हेल्प करते हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट उसमें भी ये लोग हेल्प करते हैं। बेटा अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया ने हमेशा ही कॉपरेट किया यूनाइटेड नेशंस को वर्ल्ड पीस मेंटेन करने में, सिक्योरिटी मेंटेन करने में थ्रू इट्स स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। यूनाइटेड नेशंस की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको इंडिया ने हमेशा ही कॉपरेट किया है जिससे कि वर्ल्ड में पीस बना रहे, सिक्योरिटी बनी रहे। बोथ हैव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स, दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं और इन दोनों ने ही अपने म्यूचुअल कोऑपरेशन से ये जो कॉमन गोल था कि भैया पूरे वर्ल्ड में पीस हो, पूरा वर्ल्ड प्रॉस्पर बने, इसको अचीव भी कर लिया है। तो ये पैराग्राफ कह रहा है कि भाई यूनाइटेड नेशंस को इंडिया हमेशा कोऑपरेट करता है, दोनों के कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं और दोनों ने अपनी म्यूचुअल कोऑपरेशन से कॉमन गोल्स को अचीव किया है कि भाई पीसफुल और प्रॉस्पर वर्ल्ड, दुनिया प्रोग्रेस भी करे, शांति से करे, इसे हमने अचीव किया है। अब हम देखेंगे बेटा हमारे यूनाइटेड नेशंस की अचीवमेंट्स को कि क्या क्या कर लिया यूनाइटेड नेशंस ने। तो बेटा देखो वॉर को तो प्रिवेंट नहीं कर पाया, छोटे छोटे वॉर होते रहे। जैसे अभी यूक्रेन रशिया वॉर चला, इसराइल पैलेस्टीन वॉर चल रहा है, इसराइल हमास चल रहा है जो, ठीक है। तो छोटे छोटे वॉर, तो इसके पहले आर्मेनिया और अजरबैजान चल रहा था। तो छोटे छोटे जो वॉर होते हैं उन्हें तो हम बोल सकते हैं कि 100% यूनाइटेड नेशंस ने प्रिवेंट नहीं किया है, पर बहुत सारे केसेस में इन्होंने इफेक्टिव एक्शंस लिए हैं जिससे पीस जल्दी रेस्टोर हो गया है। आई बात समझ में? देखो मैं फिर से 3 वॉर गिनाऊंगी। अजरबैजान आर्मेनिया, यूक्रेन रशिया, इसराइल पैलेस्टीन जो अभी करंट में ही चल रहा है ना। तो ये कुछ वॉर ऐसे हैं जिन्हें रोक नहीं पाया यूनाइटेड नेशंस, पर फिर भी हम कहेंगे कि बहुत सारी जगहों पे इसने ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिससे पीस रेस्टोर हो गया। जैसे कोरियन वॉर, स्वेज कैनाल क्राइसिस, गल्फ वॉर, यहाँ पर यूएन ने बहुत बढ़िया काम किया है।
बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मोरक्को, इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस को अचीव किया विद द सपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस की सपोर्ट से ही इंडोनेशिया, अल्जीरिया, मोरक्को इंडिपेंडेंट कंट्री बनी है। और बेटा इसने सैंक्शंस लगा दिए थे साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट के ऊपर, जिससे कि सिग्निफिकेंट रोल इसने प्ले किया है अपार्थीड के अगेंस्ट में। ठीक है, जो प्रैक्टिस थी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट की, जैसे हम अपार्थीड या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं, जब वो ये कर रहे थे तो यूनाइटेड नेशंस ने उनके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, और इस वजह से बहुत लिबरल पॉलिसीज बनाना चालू कर दी साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने, है ना। और साउथ अफ्रीकन पीपल को लिबरेट कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने अपार्थीड रूल से, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसे ख़त्म कर दिया। ये कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स एक इम्पॉर्टेंट फोकस पॉइंट है यूनाइटेड नेशंस का, जिसके ऊपर वो कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, भले चाइना हो, इंडिया हो, यूएस हो, या कोई भी अरेबियन कंट्री हो। ये एक्टिवली काम कर रहे हैं न्यूक्लियर आर्म रेस को रोकने के लिए, और एनकरेज कर रहे हैं भाई कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करो, पर पीसफुल पर्पसेस के लिए करो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करो, पाथ बनाने के लिए करो, रास्ता बनाने के लिए करो, पर प्लीज़ 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 एक दूसरे को मारने के लिए तो मत करो। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस को बड़ी सक्सेस मिली इन द फील्ड ऑफ लेबर, हेल्थ, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन एंड एजुकेशन। शिक्षा के क्षेत्र में, बच्चों की भलाई के क्षेत्र में, स्वास्थ्य, लेबर, इसमें बहुत बढ़िया काम किया यूनाइटेड नेशंस ने। इन्होंने पॉवर्टी से लड़ाई की, इग्नोरेंस बोले तो अज्ञानता से भी लड़ाई की, माल न्यूट्रिशन हमारी कंट्री में, इंडिया में ही बहुत प्रॉब्लम थी माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण की, उसको सॉल्व किया, हंगर, भूख से लोगों को बचाया। बहुत सारी बीमारियां थी जैसे चिकन पॉक्स, कोरेला, कलेरा, चिकन पॉक्स, कलेरा, हेपेटाइटिस बी, है ना, इन सब से हमें बचाया। पोलियो को एरेडिकेट करने में हेल्प किया इनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के थ्रू। बहुत सारे लोगों का विचार ये है कि कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड की बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे थे कि विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड प्रॉब्लम वुड डिसअपियर, पर ऐसा नहीं हुआ। जो सोच थी हमारी कि कोल्ड वॉर ख़त्म तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, वो सोच बिल्कुल गलत निकली। अब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स को हम फेस कर रहे हैं जो पहले थी नहीं। अब हेट्रेड, नफरत बढ़ गई है, इंटॉलरेंस, असहनशीलता लोगों में बढ़ गई है, एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। ठीक है, आज टेररिज्म इस तरीके से फैल रहा है जैसे हाइड्रा फैलता है। मेनी हेडेड डेमन, एक ऐसा डेमन जिसके बहुत सारे सर हैं और पूरी सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने का, थ्रेटन करने का, ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करने का जैसे उसने कसम ही खा लिया है। तो ये प्रॉब्लम पहले नहीं थी, ये बाद में शुरू हुई। अब इस टाइम की नीड है कि रिफॉर्म आए, जिससे कि यूनाइटेड नेशंस और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने, इफ़ेक्टिवली काम करे, और जो वोन्स हैं, जो घाव हैं लोगों के, मतलब वो दिल पे भी हो सकते हैं, मन पे भी हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर भी हो सकते हैं, उन्हें हील करने में हेल्प करे, सैनिटी को रेस्टोर करे, बैलेंस को। ये जो हमारी सोसाइटी है जो कि संघर्ष में जुड़ी हुई है, डिवाइडेड है, उसमें बैलेंस और हार्मनी लाने का काम किसका है? यूनाइटेड नेशंस का ही है। तो बेटा अब सही में समय की डिमांड है कि यूनाइटेड नेशंस को थोड़ा और स्ट्रेंथन और बढ़िया बनाया जाए, जिससे कि लोग अपनी तकलीफ़ों को सॉल्व करा सकें, अपने वूंड्स को हील कर सकें विद द हेल्प ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना। एक बैलेंस और हार्मनी बनी रहे। स्टॉप टॉन, वर्ल्ड स्टॉप टॉन मतलब ये जो संघर्ष कंटिन्यू हो रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो हम डिवाइडेड हैं, उसको हम थोड़ा सा पीछे रख के बैलेंस्ड और हार्मनी में जिए। So student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section.